ओके, तो अब आपकी क्लास जारी रिकॉर्डिंग पे, पूरी क्लास आप देख सकते हो जब प्रीमियर पे आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये 7-8 क्वेश्चंस देखने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक आज ही स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा मोशन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ो बेटा अनुज, फटाफट क्या लिखा है, शाबाश जल्दी पढ़ो। अरे अन्नू पढ़ो। चलो हम पढ़ते हैं। देखो कोई नहीं हम पढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। पक्का ना? ठीक है बेटा, हम सभी को म्यूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो बीच में डिस्टर्बेंस है वो ना हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे, आराम से सुनो चुपचाप। देखो लिखा हुआ है कि व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। आप जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम केमेनो4 बोलते हैं, ठीक है, ये केमेनो4 होता है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड्स में इसे पिंक मेडिसिन भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको पिंक मेडिसिन भी कह देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों कहते हैं? पहली चीज तो यार ये मेडिसिन के पर्पस में यूज होती है, ठीक है, इसलिए मेडिसिन बोला जा रहा है। और दूसरा पिंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पिंक कलर में होती है। ठीक है, हल्की ये पिंक कलर में होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए इसको पिंक मेडिसिन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, हम पिंक मेडिसिन की यहाँ पे बात करें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी कि जो केमेनो4 है, ठीक है, इसे रखा जा रहा है बेटा एक बीकर के अंदर। और उस बीकर की खास बात यह है कि उसमें पहले से क्या होगा, पानी होगा। यानी कि एक हमारे पास बीकर है और उस बीकर के अंदर पहले से ही थोड़ा सा पानी जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, और पानी होने के साथ साथ यानी कि वाटर यहाँ पर अगर है, तो हमने ऊपर से क्या इसमें इंक्लूड करा बेटा? हमने इसमें ऊपर से इंक्लूड करा है यहाँ से केमेनो4। ठीक है, तो अगर हमने केमेनो4 बेटा ऊपर से इंक्लूड कर दिया है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इट्स पर्पल कलर स्प्रेड्स थ्रू आउट इट्स वाटर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पर्पल कलर भी केमेनो4 के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पिंक और पर्पल ये दोनों कलर जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको पर्पल ऑप्शन में है तो आप पर्पल लगाएंगे, पिंक ऑप्शन में तो पिंक लगाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पिंक एंड पर्पल दोनों दे दें। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हल्का पिंकिश पर्पल कलर का होता है केमेनो4। ठीक है, जब आप लेबोरेटरीज में जाओगे, केमिकल लेबोरेटरीज में, तो वहां पर आपको स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट्स जब करवाए जाएंगे तो आपको केमेनो4 वहां पे दिखाया जाएगा। ठीक है, एक पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डला होगा, वो देख लीजिएगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो पर्पल कलर था ना, स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो एक बीकर था, जिस बीकर के अंदर पहले से ही बेटा पानी अवेलेबल है, यानी कि वाटर अवेलेबल है, और अगर हम उस बीकर के अंदर क्या कर दें, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का हम यहाँ पे सोल्यूशन अगर मिला दें, तो ऐसी कंडीशन में जो KMnO4 का पर्पल कलर है, ठीक है, जो पर्पल कलर है या जो पिंक कलर है, कुछ भी कह लीजिए, वो जो पर्पल कलर है वो पूरे के पूरे बीकर में फैल जाता है, यानी कि पूरे के पूरे पानी में फैल जाता है। ठीक है, तो ये चीज बोली जा रही है। तो देखो, what do you conclude from this observation about the nature of potassium permanganate and water? ठीक है, आपसे कहता है कि ये क्या होगा कि जो ये नेचर आपको बताना है कि किस नेचर की वजह से ये पोटेशियम परमैंगनेट पूरे के पूरे पानी में फैल गया। अब अगर आपको याद हो, लास्ट वाली क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, और वो चीज क्या थी कि जैसे हमने मान लीजिए कि हमारे पास बाल्टी है, हम नहाने जाने वाले थे, और बाल्टी के अंदर हमने क्या करा, डिटॉल की बेटा सिर्फ एक डिटॉल की ड्रॉपलेट डाल दी। ठीक है, एक बूंद डिटॉल फेंक दिया उसके अंदर पानी में, तो ये पूरा का पूरा डिटॉल आपको याद है, पूरा का पूरा फैल जाता था, पूरा का पूरा पानी में फैल जाता था। याद है, मैंने आपको एग्जांपल कराया था। बचपन में हमने बहुत बार होली खेली है। ठीक है, अब तो खैर वो दिन चले गए, है ना, तो आप लोग तो खेलते होगे जरूर। तो जब होली खेलते हो तो जैसे ही आपने मान लीजिए थोड़ा सा कलर फेंका, ठीक है, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कलर आपने पानी के अंदर फेंका, तो तुरंत कलर क्या होता है बेटा, हर जगह फैलने लगता है। देखा आपने, हर जगह फैल जाता है। या फिर आप क्या करो बेटा, पानी के एक छोटा सा, जैसे मान लो ये मेरे पास देखो ये ग्लास है, ठीक है, दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर आई एम हैविंग। अगर मैं इसमें क्या करूं, एक इंक की ड्रॉप डाल दूं इसके अंदर, तो जैसे मैं इसके अंदर एक इंक की ड्रॉप डालूंगा बेटा, वो पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा, है ना। तो अगर ये पूरे के पूरे पानी में फैलेगा तो रीजन क्या है इन सभी चीजों के होने का, बताइए। लास्ट वाले टर्म पे पढ़ाया था मैंने, डिफ्यूजन, याद है बेटा। जिस तरह से जब हम परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हैं तो पूरा का पूरा जो परफ्यूम है वो पूरे चारों तरफ फैल जाता है, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वहां पे फैल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
जो परफ्यूम के अंदर आपको पता है कि जिस जिस डेंसिटी या जिस प्रेशर के ऊपर वो भरा गया है, वो जो मटेरियल है या जो भी फ्रेग्रेंस है वो भरी गई है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो गैसेस फॉर्म में होगी ना, और जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो क्या होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फैलेगी। बाहर एटमॉस्फेयर की एनर्जी उतने प्रेशर पे नहीं थी जितना प्रेशर परफ्यूम की बोतल के अंदर था, तो हाई प्रेशर था परफ्यूम की बोतल के अंदर, और बाहर क्या है, लो प्रेशर है, तुरंत हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, और क्योंकि गैसेस फॉर्म है तो गैसेस आप जानते हो, गैसेस के पार्टिकल्स तो यार बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें आईएमएफ क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए वो दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये क्या था, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल था ना, मैंने आपको बताया कि ये चीज, अगर बोर्ड पे मैम कभी लिख रही हैं तो चौक का बोर्ड के ऊपर चिपक जाना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव फोर्सेस या फिर डिफ्यूजन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, डिफ्यूजन के। तो बस वही चीज है, पढ़ लेते हैं। When we place few crystal of potassium permanganate in beaker containing water, अगर हम कभी क्या करें बेटा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बीकर है, सॉरी जो कंटेनर है, उसमें अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देते हैं पानी के अंदर, तो क्या होगा, वी गेट टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, कलरलेस वाटर एट द टॉप एंड पिंक कलर एट द बॉटम। अच्छा, पिंक कलर बॉटम में क्यों आ जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जो पिंक कलर है वो हैवी है, वो नीचे आके उसका प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, वो बैठ जाएगा, लेकिन ऊपर जो पानी होगा वो क्या होगा, वो हमें एकदम कैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, लेकिन जो नीचे वाला पानी है, ठीक है, वो हमको बॉटम वाला जो पानी है वो कैसा दिखेगा, पिंक कलर या फिर पर्पल कलर का दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो बेटा, पिंक कलर आ गया ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पोटेशियम परमैंगनेट पिंक और पर्पल दोनों कलर में मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो पिंक कलर है बेटा वो नीचे आके बैठ जाएगा, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स पिंक कलर स्प्रेड्स द होल सॉल्यूशन टर्न्स पिंक ड्यू टू डिफ्यूजन। लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा जो पानी है वो किस कलर का हो जाएगा बेटा, पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है वो होने लगेगा। समझ में आ रहा है? देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं इस पानी के ग्लास के अंदर अगर मैंने एक इंक की ड्रॉप डाली, तो क्या पूरी की पूरी इंक तुरंत फैल जाती है पूरे पानी के अंदर? नहीं ना, जहाँ ड्रॉप डाली बेटा वहां पे थोड़ा सा समझ में आया कि अभी कलर जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो रहा है, लेकिन अगल बगल और काफी नीचे हद तक अगर आप देखोगे तो पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखने वाला है ना। लेकिन जैसे ही ड्रॉपलेट आपने डाल दी इंक की, तो अब डिफ्यूजन का फिनोमेना जब होगा तो उसके बाद पूरे के पूरे पानी में इंक फैल जाएगी या कलर फैल जाएगा। क्लियर है ना? Since potassium permanganate is a solid substance, it does not possess so much space. ठीक है, उसके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है। फिर क्या बोला जा रहा है, water molecules due to liquid state collide with solid particles and intermix due to sufficient space between molecules. अब सीधी सी बात है, कलर बेटा पूरे पानी में कैसे फैल गया, डिफ्यूजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मेरे पास ये पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स बेटा दूर दूर है, जानते हो ना, और अगर पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो उस स्पेस के बीच में आकर बैठ जाएंगे, और जैसे ही बैठेंगे तो पूरे के पूरे पानी को क्या कर देंगे, कलरफुल कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मिक्सिंग हो पाती है बेटा। ठीक है, अब आप देखो, अगर कभी भी हम सैंड को, ठीक है, और स्टोन्स को अगर मिलाएं तो कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सैंड भी सॉलिड है बेटा और स्टोन्स भी सॉलिड है, और सॉलिड्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आईएमएफ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और आईएमएफ ज्यादा होने की वजह से, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में स्पेस नहीं होता, और जब स्पेस नहीं होता तो फिर सॉलिड सॉलिड में कैसे मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। ठीक है ना? लेकिन वहीं पे अगर आपको कलर को घुमाना है, सॉरी कलर को मिलाना है अगर लिक्विड के अंदर, तो आप बड़े आराम से मिला लोगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को कौन ले लेता है आके, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। आगे समझ में? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा अच्छे से? यस सर। बेटा भूमिका क्लियर है आपको? से यस। यस सर। अवनी बेटा? यस सर। ओके, अवनी आप कल क्लास में नहीं थे? सर मेरी अबाकस क्लास थी। बेटा कल क्लास ही नहीं थी, कल छुट्टी थी। चलो कोई नहीं। सर पता नहीं, मेरी तो कई दिनों से अबाकस क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा, तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो गई होगी, कैलकुलेशन? यस सर। बढ़िया। 78 माइनस 83 प्लस 74 कितना हुआ? चलो कोई नहीं, देखो, Why do solids have a regular geometrical shapes? आपसे कह रहा है कि solids की जो geometrical shape होती है वो regular कैसे होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि why do solids have a regular geometrical shape? जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास बेटा ये आइस की एक क्यूब है, तो आइस की क्यूब की जो शेप आप देख रहे हो ना, वो एक आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप दिखेगी। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब पता है क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब ये हो गया कि आप उसका एरिया, वॉल्यूम, वो सब चीजें निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो। तो ये कुछ आइस क्यूब ऐसी होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स हैव हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बिकॉज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम या पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जानते हो ना सॉलिड के होने की सबसे बड़ी रीजन क्या था? सॉलिड के होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में बेटा आईएमएफ जो होता है, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होता है, वो क्या होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
अगर वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो पास पास होते हैं, है ना, सॉलिड के। और अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी का नेचर नहीं होता, या फिर आप कह लीजिए कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं नेचर में, या फिर आप कह लीजिए कि उनकी शेप वगैरह जो होती है वो डिफाइंड होती है। तो अगर शेप वगैरह सब डिफाइंड है, इनकम्प्रेसिबल है नेचर में, तो हम क्या बोलेंगे कि यस, पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं। समझ में आ गया? बताओ। Therefore solids have a regular geometrical shape. Yes, sir. Am I clear to all of Yes, you? sir. Okay, so Yes, should I go sir. ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आज खत्म करना, मोशन स्टार्ट करेंगे हम जल्दी से, ठीक है। देखो नेक्स्ट, why are gases compressible but not liquids, है ना। देखो हमने आपको ये बात बोली हुई है कि गैसेस जो होती हैं वो तो कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते। हालांकि आप ये मान के चलो कि लिक्विड्स भी कुछ हद तक कंप्रेसिबल हो सकते हैं, है ना। अगर वो कहीं सेमी लिक्विड फॉर्म है तो कंप्रेसिबल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लिक्विड्स को अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दोगे तो लिक्विड्स जो है वो भी बेटा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। ये चीज आप मान के चलो। लेकिन हाँ, बट इन जनरल हम क्या बोलते हैं, इन जनरल वी डू से दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ओके, दैट मींस इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू कंप्रेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज है दोनों की वो उस चीज को अलाउ नहीं करते, है ना। बट गैसेस को अगर आप इफ यू आर गोइंग टू कंप्रेस गैसेस, देन ऑफ कोर्स यू कैन, बिकॉज गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ compressibility. Okay, once you compress the gases, it will automatically convert it into liquid form. समझ में आ रही है बात आपको? तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं नेचर में, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिक्विड नहीं होते। तो ऐसा क्यों है, इस बात को देख लेते हैं। क्योंकि लिक्विड्स के अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा ना। जैसे लिक्विड, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, समझ में आ रहा है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है और गैसेस में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लिक्विड और गैसेस को अगर आप कंपेयर करो तो लिक्विड में गैसेस के कंपैरिजन में कुछ तो जो स्पेस है वो कम होगा ना यार। तो अगर कम होगा तो फिर वहीं पे वो कंप्रेसिबिलिटी का नेचर आ जाता है एक तरह से। देख लो, गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज इन गैसेस। गैसेस में तो बहुत ज्यादा होता है, और गैसेस में अगर बहुत ज्यादा होता है तो कंप्रेस हो सकते हैं। देखो, कंप्रेसिबिलिटी के लिए बेटा क्या होगा, स्पेस होना जरूरी है ना, तभी तो कंप्रेस होगा। अब देखो, इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास बेटा ये बीकर था, यहाँ पे मेरे पास गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर। अब आप देखो, अगर आप में बात करो कि अगर ये हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में बेटा स्पेसिंग होगी। कैन यू फाइंड द स्पेस बिटवीन देम? कैन यू Yes, ऑब्जर्व? sir. ऑफ कोर्स यू कैन। तो अगर बेटा ऐसा है तो आप जरा ध्यान से देखो कि जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे होंगे, मान लो कि हमने ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन को जब हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या नीचे की तरफ लेकर आएंगे पिस्टन को, तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को आगे जाने के लिए स्पेस मिल रहा है ना। बताओ, आगे इसको आगे जाने के लिए स्पेस मिल रहा है ना। ऐसे ये Yes, भी आगे sir. चला जाएगा, ये भी ऐसे आगे आ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें बेटा, तो लिक्विड में क्या है, देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो दूसरा मॉलिक्यूल देखो यहाँ है, तो तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ है, पांचवा यहाँ पर है। तो बेटा कंप्रेस तो वही चीज होगी ना जब उसके पास स्पेस होगा। बताओ, अगर जब स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस होके वो कहाँ चला जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जा सकता। भाई सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि सॉलिड का अगर एक मॉलिक्यूल ये है तो जस्ट दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा, चौथा मॉलिक्यूल ये रहा, पांचवा ये रहा। मतलब इतने ज्यादा पास हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कि भाई उनमें स्पेस ही नहीं है। और जब स्पेस नहीं है तो बेटा कंप्रेस होके कोई चीज अगर कंप्रेस हो रही है तो उसको स्पेस चाहिए ना यार। वो कंप्रेस होके कहीं ना कहीं तो कोई स्पेस तो कैरी करेगी, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में तो यार बहुत पास पास है, ठीक है, स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस होने का मतलब ही नहीं है। लिक्विड में अच्छा थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड भी जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इतने कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन गैसेस तो आर मच कंप्रेसिबल इन नेचर, बिकॉज गैसेस का एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में इतना सारा स्पेस है, और अगर ये स्पेस है तो ये मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकता है। अगर समझ में? बताओ। Yes, sir. Gases can be compressible, whereas liquids are not compressible because in liquids the intermolecular force is less. अब देखो, intermolecular space के less होने का मतलब पता है ना क्या है, कि अगर space कम है बेटा तो space कम होने की वजह से compressibility नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, देखो ध्यान से, मेरा हाथ है, मेरे हाथ की इधर 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 हर जगह स्पेस है। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ मैं कर पा रहा हूँ। ये मेरा हाथ कंप्रेस कैसे हो गया? बिकॉज यहाँ पे स्पेस अवेलेबल था, समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये मेरे पास ग्लास है, अगर मैं इस ग्लास को कंप्रेस जितना भी जोर से कर दूं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो बहुत क्लोज हैं,
ठीक है। इसको कंप्रेस करने के लिए इसके पास स्पेस ही नहीं है, तो हम कैसे इसको कंप्रेस करेंगे? अभी क्लियर है? यस सर। जी, तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? स्पेस, स्पेस होना, इंटरमॉलिक्यूलर IMF होना जरूरी है। मॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, मतलब IMF नहीं, IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगले देखो क्वेश्चन, बढ़ जा, क्या हो गया इसको? हाँ जी, अगला क्वेश्चन, कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? आपसे कह रहा है कि क्या रबर बैंड जो है जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या वो अपनी शेप चेंज कर लेता है? बताइए। ऑफ कोर्स कर लेता है ना, कर लेता है ऑफ कोर्स। तो कहता है अगर कर लेता है तो ये क्या सॉलिड है? यस सर, सॉलिड है। आपसे पूछ रहा है, तो जरा देखते हैं कि ये क्या है। बेटा कई सारे ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, जो कि याद रखेंगे एक तरह से कम है, हाँ स्ट्रेच हो जाते हैं, STRECH, जो बेटा स्ट्रेच हो जाते हैं। देखो रीजन क्या, सुनो। हालांकि सॉलिड्स जो होते हैं यूजुअली कंप्रेस नहीं होते, ये आप जानते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो, यस, a regular rubber band changes shape under the force and regains the same shape when the force is removed. ठीक है, it breaks on applying excessive forces, yes it is a solid. तो याद रखेंगे कि क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे भी सॉलिड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्या होगी, जिनकी जो शेप वगैरह होती है वो फिक्स होती है, मतलब वो एक तरह से सॉलिड की प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हैं कि एग्जिबिट करते हैं या फिर वो उसको पॉजेस करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो रबर बैंड है वो एक स्पेशल तरह का सॉलिड है। इसमें क्या होता है कि जब तक आपने स्पेस बनाया, ठीक है, जब तक आपने फोर्स लगाया हुआ है, तो फोर्स के अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो कंप्रेस है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को हटाया तुरंत क्या हो गया, वो हट गया। जैसे आपने फोम देखी, फोम, ठीक है, फोम होती है, तो जो फोम होती है, जैसे फोम से आपने देखा होगा कई बार क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर्स में या फिर सैलून वगैरह में जब स्क्रब कराते हैं चेहरे पे, तो वो एक क्या करता है, वो स्क्रब उससे फोम से पोंछता है पूरा, है ना, आपकी जो भी क्रीम लगाता है वो। तो अगर उस फोम को आप ऐसे कर दो मान लो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अंडर द कंप्रेसिबल आपने कर रखा है, तो वो हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे फोर्स को हटाओगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, अपनी शेप को वापस से ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में हम इसको लिक्विड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स की तो शेप डिफाइन ही नहीं होती, है ना, लिक्विड की शेप डिफाइन नहीं होती, लेकिन बेटा इसकी शेप डिफाइन थी। समझ में आ रहा है? और ये कंप्रेस अगर हुआ है तो सिर्फ एप्लीकेशन जो फोर्स का था, सिर्फ उस उतने समय के लिए ये कंप्रेस हुआ था। समझ में आ रहे हो? या कंप्रेस की जगह बेहतर होगा कि हम स्ट्रेचिंग बोलें, कंप्रेस नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेचिंग इज अ नाइस वर्ड। तो ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने फोर्स लगा रखा है, और जैसे हमने फोर्स हटाया तुरंत उसने अपनी जो पोजीशन है पहले वाली वो रीगेन कर ली। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, सॉलिड्स जो होते हैं या रबर बैंड जो होता है वो स्ट्रेच किया जा सकता है, नॉट ऑल द सॉलिड्स बट रबर बैंड स्ट्रेच किया जा सकता है, यस, एंड इट इज अ सॉलिड आल्सो। क्लियर है? यस सर। ओके, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर प्रेशर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, आपने इरेजर देखा, इरेजर जिसे आप रब करते थे, है ना भाई, सॉलिड है, ठीक है, आप उसको अगर हल्का मोड़ते भी थे तो वो मुड़ के फिर से क्या हो जाता था, सही हो जाता था। नॉन डस्ट के या फिर कैमलिन वगैरह के आते थे, है ना, रबर वगैरह हम यूज करते थे, लेकिन अगर आपने उसको ऐसे जोर से कर दिया तो पता लगा टूट गया, है ना, तो वो सब चीजें। चलिए, वो तो खैर वो तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ यू नो हायर फोर्स जो है तब वो ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन की कंडीशन तो बात की होती है। चलिए कर लेंगे, मेरे ख्याल से इजी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है कि why steam at 100 डिग्री सेल्सियस is better for heating purposes than water at 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा कराया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। आपसे कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है और जो 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है, उन दोनों में 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम ज्यादा बेहतर है ना। और पहले आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मेरे ये दोनों हाथ हैं, एक में मैंने 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाल दिया अपना हाथ, और एक मैंने 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में डाल दिया, तो ज्यादा तेज कौन सा वाला चलेगा? ऑफ कोर्स 100 डिग्री स्टीम वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा उसमें क्या हो जाएगा, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। वही चीज यहाँ पर भी है बेटा, अगर आप चाहो तो सेम लिख सकते हो। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, steam at 100 degree Celsius is better for heating purposes than water at 100 degree Celsius because the energy of 1 kg of steam at 100 degree Celsius is 22.6 into 10 raised to power 5 joule, which is more than that of 1 kg of water at the same temperature. शायद आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ पूरा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ ये चीज पढ़ी है कि हाँ वो लेटेंट हीट, लेकिन लेटेंट हीट का बेटा आज एक फॉर्मूला भी पढ़ लो, ठीक है, और लेटेंट हीट की जो वैल्यू होती है आज वो भी देख लो। ये देखो, लेटेंट हीट की जो बेटा वैल्यू होती है ना पानी के लिए, पानी की जो लेटेंट हीट होती है उसकी जो वो जो वैल्यू है वो है 22.6 into 10 raised to power 5 जूल्स।
क्योंकि लेटेंट हीट है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। एनर्जी। वाटर एनर्जी होती है, हीट क्या है बेटा? एनर्जी है। तो अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो बेटा एनर्जी की यूनिट आज से याद रखेंगे हमेशा, क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है, जूल। याद रखेंगे। और जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जे से। कभी कभी जूल होगी, कभी कभी किलो जूल होगी, तो दोनों होते हैं। अगर किलो जूल है तो किलो जूल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं बेटा? 1000 जूल होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखो कि क्या हो रहा है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पसेस। स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस की वो ज्यादा बेटर है। क्यों? एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, क्योंकि 1 किलो स्टीम की जो एनर्जी है वो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 22.6 into 10⁵ जूल्स होती है, और जो कि बहुत ज्यादा है, विच इज मोर देन दैट ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने स्टीम ले ली बेटा, देखो यहाँ समझ लो जो चीज लिखी हुई है, जैसे हमने यहाँ स्टीम ले लिया या हमने पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, दोनों ही बेटा कितने डिग्री सेल्सियस पे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ठीक है जी हाँ, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे होते समय जो वाटर है उसकी जो एनर्जी है और जो स्टीम है उनकी दोनों की एनर्जी में फर्क है बेटा। इसकी एनर्जी है 22.6, ठीक है, 22.6 into 10⁵ जूल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखो। लेकिन बेटा पानी की जो होगी ना वो 22.6 into 10⁵ से क्या होगी बेटा? कम होगी, या फिर कह लो लेस होगी। ठीक है, तो अगर लेस है तो बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वो चीज ज्यादा बेहतर होगी ना हमारे लिए, बताइए। और अगर वो ज्यादा बेहतर होगी तो खत्म बात। बाकी आप इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, वहां वाला सेम जो आंसर है उसके जो टर्म्स है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आज आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी मिल गई, वो होती है 22.6 into 10⁵ जूल्स। क्लियर है Yes, sir. बेटा? क्वेश्चन सेम है, Yes, कुछ sir. भी फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, बस थोड़ा सा ना अंदर यहाँ पे डाटा यूज हो गया, बस और कुछ नहीं है, घबराना मत उससे। ठीक है, चलो Okay, आगे sir. जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि गिव 2 वेज इन विच मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी यूजफुल। आपसे कह रहा है कि दो ऐसे वेज बताइए जिनमें ये दोनों यूज हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट का यूज आप कब करते हो? सर जब सॉलिड से लिक्विड में बनाना हो। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सॉलिड से जब आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना तो आप क्या करते हो? मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज प्योर और नॉट। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई सब्सटेंस प्योर है या फिर नहीं है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए भी हम मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं। हालांकि एक बहुत हाई लेवल की बात हो गई यहाँ पर, जब आप अपना ग्रेजुएशन करोगे ना 12th के बाद, तब आपको ये सब बातें पता लगेंगी ऐसा कैसे होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप मेरे ख्याल याद कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्योर और नॉट प्योर के लिए भी करते हैं। ठीक है, और दूसरा देख लो बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, एक मिनट, हाँ, कैरेक्टराइज द सब्सटेंस। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज द सब्सटेंस। अगर आप कभी आइडेंटिफाई करना चाहते हो या फिर कैरेक्टराइज करना चाहते हो किसी सब्सटेंस को, तो भी हम किसका यूज करते हैं बेटा? बॉइलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसमें आप ज्यादा डिटेल में भी मत जाओ। ठीक है, क्योंकि इसके लिए फिर वही है कि ग्रेजुएशन जब आप करोगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। बीएससी जब आप करोगे या फिर कभी आप बीटेक वगैरह करते हो तो फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई जाती हैं चीजें कि क्या है ये सब। ठीक है, तो अभी क्या करना है यार उसको करके। ठीक है, अगर मान लो कभी क्वेश्चन आए तो 1 मार्क में आएगा, इतना तो याद कर लोगे। छोटी सी चीज याद करने को कह रहा हूँ, बस पूरे टॉपिक में यही चीज याद करने को कह रहा हूँ, कर लोगे? बाकी तो सबको समझाया है जी। ये बस Yes, इसलिए sir. बेटा क्योंकि मैं अननेसेसरी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। समझाने को समझा सकता हूँ बट वही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो इसलिए अभी इग्नोर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, अपनी फटाफट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Alka was making tea in a kettle. Suddenly, she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. Comment. बेटा अपनी ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा उसी का एक और फॉर्म ये है। क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को? बेटा वो यही तो कह रहा है कि अलगा बेटा कैटल में टी बना रही थी, ठीक है, और अचानक क्या हुआ? शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गुशिंग आउट द सपोर्ट
सॉरी स्पाउट ऑफ द कैटल, तो उसने क्या देखा कि जैसे उसने उसका ढक्कन कैटल का हटाया तो तुरंत उसको एक स्टीम दिखी, उसने फील करी, ठीक है, एंड शी वंडर्ड वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग। तो जब उसने उसकी स्टीम को जब फील करा अपने हाथ के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर, तो एकदम से उसको कैसा फील हुआ, थोड़ा सा वंडरिंग फील हुआ, वो थोड़ा सा डर गई कि कैसे बॉइलिंग का टेम्परेचर इतना नहीं है जितना किसका था, स्टीम का था। बताओ समझ में आ रहा है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? सिंपल वही क्वेश्चन है कि नहीं है, घुमा के पूछ रहा बस आपसे। तो मेन रीजन क्या हो जाएगा बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, Vaporization. क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम होती है वो आपको ज्यादा जलाएगी एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास तो बेटा सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और स्टीम के पास भी 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। और बेटा यही वो रीजन है जिससे वो बेचारी जल गई। ठीक है, बन गई चाय। चलो बढ़े आगे। Yes, यस sir. सर। ओके बेटा, अगर अच्छे से एक बार पढ़ लो ना, फिर देखो कितनी मजा आती है क्वेश्चंस करने में। ये लखमीर सिंह के क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 बेटा यश पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Why does the temperature of a substance remain constant during its melting point or boiling point? जी, आपसे कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब ये पता क्या कह रहा है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ध्यान से देखो। यही जो हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए जो हमने डायग्राम पढ़ा था, मतलब लेटेंट हीट का जो हमने डायग्राम पढ़ा था, कुछ ऐसे तो पढ़ा था। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि सॉलिड था, यहाँ पर भी सॉलिड है, और यहाँ से सॉलिड जो है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिक्विड। मतलब ये सॉलिड की स्टेट थी, और यहाँ पर क्या हुआ था, लिक्विड आ गया था, फेस क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। और बेटा यहीं पर तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में। solid is getting converted into liquid, you all can see, है ना, and you all have already studied earlier that if the solid is getting converted, or a solid is going to be converted into liquid form, then what does it mean? It means it is what, melting. अगर कभी भी solid liquid में convert हो रहा है, अगर कभी भी solid किस में convert हो रहा है बेटा, liquid में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, melting point. और अगर कभी liquid बेटा गैस में convert हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। अब आप जरा देखो, यहाँ पर बेटा सॉलिड था, यहाँ पर भी सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, बेटा यहाँ पर भी कौन होगा, लिक्विड होगा, बेटा यहाँ पर कौन होगा, गैस आ जाएगी, और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, गैस दिखेगी। अब आप देखो बेटा, सॉलिड से लिक्विड को ही तो मेल्टिंग कहा जाता है। मतलब अगर मेल्टिंग की मैं आपसे बात पूछूं तो मेल्टिंग कहाँ पर हुई बेटा, मेल्टिंग हुई यहाँ पर, Solid to liquid. ये मेल्टिंग हुई यहाँ पर, ये पूरा दिख रहा है। और बेटा अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग कहाँ हुई, तो बॉइलिंग हुई बेटा आप कहोगे सर यहाँ हुई। बताओ ये दोनों बातें क्लियर है? अब देखो आपको डायग्राम, ये वाली चीज, ये क्वेश्चन क्लियर करने वाला डायग्राम आपको जरा देखो बेटा। जब मेल्टिंग हो रही थी, मुझे बताओ, अगर यहाँ पे सॉलिड का टेम्परेचर मैंने मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा सॉलिड भी कितने पे है, 100 डिग्री पे, और बेटा लिक्विड भी कितने पे है, 100 डिग्री। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मेल्टिंग पॉइंट के दौरान, इस पूरे मेल्टिंग पॉइंट के दौरान क्या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है? सर है। यस सर है। बेटा जो टेम्परेचर फेज चेंज हो रहा है, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ और वही यहाँ, हर पॉइंट पे बेटा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब जरा ऊपर आओ बॉइलिंग में, लिक्विड टू लिक्विड में बॉइलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर को गेन किया जा रहा है, सिर्फ टेम्परेचर गेन हो रहा है। अब देखो जैसे ही आप बेटा लिक्विड से कहां पर आ गए थे, गैस पे, तो ये क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर रहा होगा, लेट से 180 डिग्री सेल्सियस मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो ये बेटा लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर भी क्या होगा, 180, और बेटा यहाँ गैस का टेम्परेचर भी कितना होगा, 180। तो बेटा क्या टेम्परेचर यहाँ पर भी कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर है। मतलब बॉइलिंग के दौरान भी कांस्टेंट हुआ और बेटा मेल्टिंग के दौरान भी कांस्टेंट हुआ। क्या ये बात आपको इस ग्राफ से समझ में आती है? यस सर। आप जरा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार फिर से प्यार से, देखो, why does the temperature of a substance remain constant, है ना, remain constant during its melting point and boiling point? बताओ, ये अब क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का, हाँ, किसी भी सब्सटेंस का बेटा टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे सेम रहता है। अब क्यों सेम रहता है वो आपको बताना है। बेटा एक बात बताओ, इसमें सेम रहने के लिए क्या रीजन रहा होगा? क्या ये मेरे ख्याल से सिर्फ टेम्परेचर इसीलिए नहीं इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि अभी जो हीट जा रही थी
वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा के बल्कि किसको चेंज कर रही थी, फेज को, फेज को चेंज कर रही थी। मतलब इस बार जो हम टेम्परेचर यूज कर रहे थे वो बेटा हाँ वो टेम्परेचर इंक्रीज ना करने में बल्कि फेज को चेंज करने में यूज हो रही थी। और जब फेज चेंज करने में टेम्परेचर यूज हो रहा था इसलिए टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे, सॉलिड और लिक्विड का कांस्टेंट था। तो समझ में आ गया पूरा? यस सर। क्या रीजन होगा अब पढ़ लें जरा एक बार, आ जाओ। देखो लिखा हुआ है बेटा कि the temperature of a substance remains constant at its melting and boiling points until all the substances melts or boil because the heat supplied is continuously used up in the changing of state of the substance. मेन बेटा ये जान है जो यहाँ लिखी हुई है, ये हार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, दिख रहा है आपको? बताइए। क्योंकि अभी जो बेटा हीट दी जा रही है वो हीट जो है वो कहाँ यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में। जी हाँ बेटा, स्टेट कह लीजिए फेस कह लीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स। हाँ, और बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसी दौरान क्या हो रहा है, जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ओवरकम कर रहे हैं। देखो कैसे बेटा, सॉलिड में मुझे एक बात बताओ, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, मानते हो? ना भाई, आईएमएफ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही फेस चेंज हुई, लिक्विड हुआ, तो मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो गए। जो बॉन्ड एनर्जी थी बीच की, जैसे मान लो सॉलिड का एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, बीच में ये बॉन्ड था, तो जैसे ही हमने इसको बॉईल करा, या सॉरी जैसे हमने इसको मेल्ट किया, तो मेल्टिंग के बाद बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी थी वो ब्रेक हो गई, बॉन्ड ब्रेक हो गया। और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अब ये सॉलिड के जो पार्टिकल है बेटा, एक यहाँ आ गया तो एक यहाँ पर आ गया, तो अब ये सॉलिड रहा गया नहीं। जैसे इनके बीच में स्पेस बढ़ गया तो बेटा अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने यहाँ से एक चीज क्या सीखी कि बेटा अगर जो फेज चेंज हो रही है, वो फेज चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होते जा रहे हैं बेटा, वो बताओ कम होते जा रहे हैं कि वीक होते बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं? सर बढ़ते जा रहे हैं और दूर दूर होते रहे। अरे बढ़ कैसे रहे, कम हो रहे हैं? हाँ सर सॉरी, कम हो रहे हैं और दूर दूर हो रहे हैं। हाँ दूर दूर हो रहे हैं। स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है और बॉन्ड उनके बीच में कम हो रहा है। देखो जैसे स्पेस बढ़ेगा तो बेटा फोर्स उतना कम हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि अब जो एनर्जी हो रही है वो ओवरकम का मतलब क्या होता है, कम करने के लिए एक तरह से, ठीक है। द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड विदाउट showing any rise in temperature is given the name latent heat of fusion and latent heat of vaporization. तो ये तो आपको पता ही है। मेल्टिंग के लिए बेटा लेटेंट हीट, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या था, फ्यूजन, और बेटा यहाँ क्या था, लेटेंट हीट ऑफ, बताओ, वेपराइजेशन। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े? यस सर। 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। आगे एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बस ऑलमोस्ट खत्म ही हम लोग। देखो कह रहा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या था भाई? सीधी सी बात है, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट के दौरान जो एनर्जी यूज हो रही है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस खत्म हो गया, पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, जी द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point is known as latent heat of fusion. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नोट्स आपको पढ़ाए हैं तो मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऊपर से रिवीजन कर सकते हो, इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल रहा है। ये समझ लो कि इस पीडीएफ को अगर आपने पढ़ लिया, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपकी स्कूल में टीचर जो हैं, जो आपको अगर होमवर्क्स वगैरह भी देते हैं ना करने के लिए कि बेटा ये क्वेश्चंस के आंसर लिख के लाना, आपको पूरी उम्मीद है यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चंस, टीप लेना। हाँ सर, मैंने कॉपी किए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। अच्छा भूमिका आप बोल रहे हो? यस सर। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ तो चीटिंग हेल्दी चीटिंग है ये, क्या दिक्कत है, पढ़ रहे हो यहाँ पे तब चीटिंग कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। चलो, और इसीलिए तो बनाए गए नोट्स यार इतने मेहनत से। देखो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज व्हाट 3.35 into 10⁵ जूल पर केजी। बेटा इसको और याद रख लेना कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, फ्यूजन की जो लेटेंट हीट है बेटा वो इतनी होती है 3.35 into 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। ये मान लो कि कभी एक मार्क में पूछ दिया जाए कि जो वाटर है, मान लो आपसे कहते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, जब वाटर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सॉरी आइस जो है, जब आइस कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, वाटर के अंदर यानी कि लिक्विड में, तो बताइए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.35 into 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सर जो भी हमने
22.6 वाली की थी, वो लिक्विड्स की है। वो वेपराइजेशन था बेटा। वेपराइजेशन, ओके सर। ठीक है, वो आगे वाली थी ना वेपराइजेशन वाली। ठीक है, कहाँ गई, रुको देखते हैं, यहीं तो थी। वो वेपराइजेशन की थी। ये देखो बेटा, ये ना स्टीम, ये देखो दिख रहा है, वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग। भाई स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस की, वो बेटर कैसे होती है 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से? क्यों? क्योंकि स्टीम के पास क्या है एक्स्ट्रा? एनर्जी। तो देखो वही लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देख लो ना, एक बार पढ़ लेता हूं फिर से। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पसेस than water at 100 degrees Celsius because the energy of 1 kg of steam, alright, at 100 degrees Celsius is 22.6 into 10 की power 5 joule per kg। ठीक है, मतलब जूल, सॉरी नॉट पर केजी। ठीक है, क्योंकि पर केजी इसने लिखा क्योंकि 1 kg की पहले ही बात कर दी है ना, इसलिए, वरना तो जूल पर केजी ले लेते। अभी क्लियर है? यस सर। बेटा ये स्टीम की एनर्जी है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन कितनी है? 22.6 है। ठीक है, और इंटू 10 की पावर 5 है, और वो कितनी थी? 3.35 है ना, इंटू 10 की पावर 5। याद हो जाएगा, दो डाटा ही तो है, सिंपल से याद हो जाएंगे। मान लो कभी एक मांगे पूछ दे तो बेटा आना चाहिए ना आपको। चलो, यस सर। ओलंपियाड्स वगैरह अगर कभी आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप वहां पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ओलंपियाड्स में, अगर आपने कभी करा है तो। मुझे नहीं पता, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो, which gas is called as dry ice? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई आइस किसको कहते हैं? ठीक है, और मैंने आपको ड्राई आइस पढ़ाया भी है। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसी? बेटा सॉलिड वाली। दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, ठीक है, एक तो सॉलिड, एक होती है गैसेस फॉर्म में CO2, एक होती है जो कि सॉलिड होती है। और सॉलिड कैसी होती है? दिखाऊं आपको एक बार, देखो दिखा दो। ये रही, ये दिख रहा है, ये तो दिख सर रही है आपको, सॉलिड है। ये जो निकल रही है ना, ये पूरी ये ड्राई आइस में जाती है। ठीक है, याद रखो। एक और देखो, ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में कही जाती है। ठीक है, ओके सर। ये सॉलिड CO2 कही जाती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, यस सर। ये सब सॉलिड CO2 बोला जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन पर्पसेस में यूज करते हैं हम CO2 का। ओके, यस सर। ये इस कहते हैं इसको। चलो वापस आते हैं, एक और फोटो देख लो, मन कर गया इसको भी देखने का, है ना, कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है। चलो यार, लॉकडाउन ने किस्मत खराब कर दी यार, सच में, मतलब मजा नहीं आ रही। तुम लोग जोमेटो वगैरह यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। सर मना कर रहे हैं पापा, सर मना कर रहे हैं पापा। वो एक पिज्जा वाले को हो गया था ना। हाँ यार, वो जब से पापा कुछ लाने ही नहीं दे रहे। यार मैं तो पता लॉकडाउन में 5 बार मंगा चुका हूँ चोरी। सर सेफ नहीं है। हाँ यार, सेफ तो नहीं है। नहीं, अब नहीं मंगाएंगे। चलो, अब तो मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ, परसों मैं दिल्ली आ रहा हूँ। 500 मीटर में भी 12 शो कर रहा है। अच्छा यस सर। सर मेरी तो गली सील है, मेरी गली में 21 केस है। 21। क्या बात है। यश कहाँ रहते हो? सर शालीमार बाग। शालीमार बाग, अच्छा। सर मेरे घर के पास भी काफी सारे केसेस हैं। मतलब यार, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले तक हम लोग ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ ऐसा हो भी सकता है ना? यस सर। कभी नहीं सोचा यार। बहुत सारे वायरस आए, इबोला वायरस और चिकन पॉक्स और पता नहीं कितने आए, कभी कुछ नहीं था। हंटा वायरस। हाँ, अंटा वायरस जैसे और का भी था सर एक। पता नहीं क्या हो गया यार। ऐसा लग रहा है भगवान अवतार लेने वाले कुछ दिनों में, है ना, इतना पाप बढ़ गया दुनिया में। चलो, हाँ, तो सॉलिड CO2 की बात हो रही थी बेटा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई आइस बोलते हैं। देखो, आपसे कह रहा है कि दिस इज बिकॉज it directly gets converted into gaseous state without passing through liquid state, ठीक है, on decreasing the pressure of 1 atmosphere। सिंपल सी बात है। मैंने आपको सब्लिमेशन पढ़ाया था ना बेटा? यस सर। सब्लिमेशन में मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे कैम्फर है, कपूर है ना, जैसे ड्राई आइस है, जैसे फिनोफ्थलीन है ना। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे? ड्राई आइस, सॉरी, सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा कि सॉलिड से सीधा किस में आ जाओ? लिक्विड में आ जाओ। तो आप जरा गैस में सर, गैस। सर गैस में, लिक्विड में नहीं। अरे भाई अब मैं आपको समझो। यस, अब तुम लोग को इतना पढ़ाया तो किस लिए पढ़ाया है कि कभी कभी तुम लोग बोल सको ना। देखो बेटा, जो CO2 है हमारी, ध्यान से देखना बेटा, जो CO2 है वो किस फॉर्म में होती है? सर सॉलिड।
Sir, अरे solid. CO2 गैस फॉर्म में होती है, नॉर्मल की अगर बात करें, ड्राई CO2 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है, तो बेटा वो गैस फॉर्म में। लेकिन अगर आप क्या करो कि इस CO2 का सर टेम्परेचर, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। सर वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट बेटा, Yes, sir. क्लियर है? नो सर। एक मिनट रुको, सर ब्रेक हो रही है। अभी बेटा Yes, sir. Clear है. अभी थोड़ा समझ कर लो, ठीक है ना, एटलीस्ट ये sir. टॉपिक को निपटा लें हम लोग, ठीक है? अभी क्लियर है? बस इतनी है कि क्लास हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी। चलो ओके सर। चलो जल्दी से सुनो मेरी बात को, सुनो, ठीक है? Yes, शांत sir. ध्यान से, अभी नहीं हो जाएगी, don't worry। देखो ठीक है, लिखा हुआ है कि सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, ठीक है? दिस इज बिकॉज़ इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, ठीक है, या गैसेस स्टेट। ऐसा कैसे हुआ बेटा? जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें दी गई थी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खास बात ये थी कि वो कैसी थी, वो गैस फॉर्म में थी, है ना? जो CO2 थी हमारे पास वो गैस फॉर्म में थी। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम अपनी इस CO2 गैस का जो प्रेशर है बेटा, क्या है प्रेशर, अगर हम उस प्रेशर को पता क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है? अगर हम उस प्रेशर को बेटा डिक्रीज कर दें, तो इस प्रेशर को डिक्रीज करते ही पता क्या होगा, ये गैस जो है बेटा, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी पता आपको? ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किस फॉर्म में? सॉलिड। बेटा सॉलिड की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो अब हुआ क्या, देखो गैस बेटा वापस आ रही है सॉलिड में, याद रखना, सॉलिड गैस में नहीं आ रहा, सॉलिड गैस में नहीं आ रहा, लेकिन गैस किस में आ रही है? सॉलिड में। सॉलिड में। तो बेटा ये भी तो एक तरह का सब्लिमेशन का एग्जांपल ही होता है, एंटी सब्लिमेशन कह लीजिए भले इसे, पोजीशन। है ना? लेकिन है तो सब्लिमेशन, जिसको हम लोग डिपोजिशन भी बोलते थे, याद है? सर एक बार फिर से समझाना। क्या कह रहे हो बेटा? सर फिर से समझाओ, वॉइस की वजह से समझ नहीं आया। अच्छा बेटा एक मिनट, बेटा हमने ये कहा कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, CO2 गैस थी हमारे पास, यस सर। बेटा ये गैस थी। रुको मैं एक बार ना इंटरनेट कनेक्टिविटी देखता हूँ। सर अब ठीक है। ठीक थी। अभी क्या आवाज? अब क्लियर नहीं है सर। अभी भी क्लियर नहीं हो है? रही है, क्लियर नहीं। Sir, फिर unclear हो गई. मैम कब कभी कभी क्लास चली जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। Sir, break हो रही है. सर अब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। एक मिनट वेट करो। अभी बेटा अभी क्लियर है? Yes, sir. थोड़ी सी clear है. चलो कितनी बड़ी क्लास है? सर ब्रेक हो रही है सर, थोड़ी वॉइस सी क्लियर है पहले। Sir, break हो रही वॉइस है. ब्रेक हो रही है सर अभी। अभी हो रही सर? सर मेरे ख्याल इंटरनेट कनेक्टिविटी तो सर ठीक ठाक आ रही है, अभी भी आ रही है सर, 500 के आसपास आ रही है, 500 kbps। बेटा अभी बताओ, अभी सर क्लियर है बस? No, sir. नहीं बेटा सर, मुझे अभी आप ब्रेक हो लोग रही तो बड़े अच्छे से आ रही है। क्लियर है कितनी सर, हो अब जाएगी? क्लियर है। क्लियर है। अब कितनी हो क्लियर जाएगी? है। क्लास ले लें? बस 5 मिनट और पढ़ लो, बस 5 मिनट और पढ़ लो, ठीक है? बस ये टॉपिक आपका खत्म है ना बेटा, फिर अगली वाली क्लास से फिर अगर स्टार्ट करना है फिर नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? शुरू करें? ओके सर। देखो हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, Yes, sir. चलो ध्यान से देखो, ठीक, हमने यहाँ पर ये बात करी कि जब हमने CO2 देखा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो क्योंकि ये किस फॉर्म में, ऐसा नेचर क्या था, ये गैसेस फॉर्म में थी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर क्या करेंगे, कम करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे। तो आपको पता है कि प्रेशर को कम करने से स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। आवाज आ रही है? यस आ सर। रहा है, समझ आ रहा है। किसी के घर में कुछ साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ना, भूमिका शौकीन। चलो अब नहीं आएगी, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ बेटा अभी ठीक है? करे। चलो तो हमने ये देखा कि जैसे प्रेशर को डिक्रीज करने, तो याद रखिएगा प्रेशर को डिक्रीज करने से बेटा जो स्टेट होती है ना वो रिवर्स हो रही होती है। यानी कि जैसे आप देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सॉलिड को, ठीक है, अगर मैं सॉलिड को कन्वर्ट करना चाहता हूं लिक्विड में, तो जैसे मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रेशर भी तो बढ़ेगा। बताओ प्रेशर भी तो बढ़ेगा। तो अगर टेंपरेचर प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं तो लिक्विड में आ रहा है। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम करूं तो लिक्विड से मैं कहां जाऊंगा वापस, सॉलिड। प्रेशर को कम करने से चेंज जो स्टेट होती है ना वो रिवर्स हो रही होती है, ठीक है? तो अगर मैंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कम कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर कम होने से किस फॉर्म में आ जाएगी, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में। लेकिन बेटा इसका खास बात ये है, क्योंकि ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है, तो इसकी खास बात ये होती है कि गैस सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। इस तरह से कब तक बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, है ना? फिनोल्फ्थालीन की जो बॉल होती है जो टॉयलेट में डालते हो आप, ठीक है, ताकि क्लीनिंग रहे या फिर बैक्टीरिया वगैरह ना रहे, अगर आप उस फिनोल्फ्थालीन की बॉल को जलाओगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना इन सब बातों को? तो ये बीच में क्या हुआ, बीच में वो स्टेट नहीं रहती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही है। तो बस अब पढ़ लो जल्दी से। This is because directly converting to gaseous state सर अब without समझ passing नहीं to आ रहा, liquid ब्रेक state हो on रहा है बहुत decreasing ज्यादा। the pressure of 1 atmosphere। Yes, sir. चलो ठीक है, यहाँ से अगली वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, Okay, sir. ठीक है बेटा? सर अब तो कुछ यहाँ से समझ अगली में वाली ही क्योंकि मेरा मन करेगा आप लोगों का समझ में नहीं आएगा तो। अच्छा अभी कोई जाएगा नहीं, एक मिनट वेट करो। सर आपका नेटवर्क इशू है। मेरा? यस सर। हाँ बेटा हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। सर इवन क्योंकि वो मैंने रेड आ रहा है। के लिए
हाँ मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बेटा बोल दिया है, जल्दी ही हमारे यहाँ पे फिर से इंटरनेट लग जाएगा, ठीक है? वाईफाई बिल्कुल लग क्लियर आ रही है, अब करा दो। क्लियर आ रही है? यस सर, वाइट हो गया रेड से। अब बेटा फिर बाकी बच्चों को नहीं समझना है तो गलत है ना यार। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे यस हैं। सर। एक बस एक मिनट रुको बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, बस खत्म, ठीक है? उसका खत्म, मतलब आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? तो अगली वाली क्लास में आपका मोशन तो बेटा स्टार्ट होना ही होना है, ठीक है? तो फिर अगली वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? मोशन को हम लोग अगली वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसको देखो जरा एक बार, जस्ट अ मिनट। अभी फिर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? आप लोग लिंक कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? दो क्वेश्चन बचे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कोई नहीं सर, नेक्स्ट क्लास से करा लेना। जी, हाँ, next class इंग्लिश की क्लासेस भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों की जी, सर नेक्स्ट आपकी वीक सही से। आ रही है। बेटा सर हाँ, इंग्लिश जितना की जो क्लास नेटवर्क है है वो ना नेक्स्ट वीक इसलिए, से स्टार्ट हो तो जाएगी। आप लोग कोई नहीं, हाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप ये क्लास सब ओवर कर लीजिए। अब एक्सक्यूज नेक्स्ट मी क्लास में सर, कराएंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है? सर जो इंग्लिश हाँ की जी बेटा। क्लास होगी नेक्स्ट वीक से, वो मतलब हम्म। ऐसे ही डेज में होंगी, मतलब रेगुलर होगी? हाँ रेगुलर बेटा, रेगुलर। ओके सर। जैसे मैथ साइंस चल रही है ना रेगुलर, ऐसे ही क्लासेस रहेंगे आप लोग, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा? ओके बाकी अगर किसी ओवर को कोई फॉर डाउट है तो सर से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है बेटा? व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ लेना।